हेलो। हेलो हेलो। चलो। थैंक यू थैंक यू। हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। स्टार्ट कीजिए बेटा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। स्टार्ट करें बेटा। हेलो हेलो। पिछले क्लास में पिछले क्लास में कंपाउंड टू शो। अरे तो आप चुप रहो बेटा ना। आपके बोलने से समझ पिछले जा रहे हैं आप लोगों के क्लास के कारण। आराम से। क्या मतलब था मुझे? और ज्यादा जितना आपको टेंशन नहीं, आपसे ज्यादा कोई समय सदुपयोग टाइम का। हेलो हेलो। तो पिछली क्लास में कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू शो कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ाया था। एंड यहाँ पे हमने बताया था सारी केसेस डिस्कस करने के बाद कि 10 नंबर पे साइक्लोएल्केन में साइक्लो कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हेलो हेलो हेलो। हेलो चेक। हेलो।
हो गई बेटा आवाज सही? चलो, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था और बोला था साइक्लोएल्केन जो है वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिंग। साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करते हैं बेटा, साइक्लोप्रोपेन की अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसकी चर्चा अब हम करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको क्या साइक्लोएल्केन में कन्फर्मेशन। चले साहब, तो एल्केन में टाइम क्लास का स्टार्ट होता है अब से, काउंटिंग होगी अब से। ऑल एल्केन एक्सेप्ट मीथेन। आज हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास बुलाने वाले थे लेकिन अब आज नहीं, वो कल बुलाएंगे, ठीक है ना? कल प्रिपेयर होना, कल बुलाएंगे। तो ऑल एल्केन एक्सेप्ट मीथेन एंड ऑल साइक्लोएल्केन एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये सारी चर्चा भी हमने पिछली क्लास में कर ली थी। नाउ अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रोजेक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। क्या होता है प्रोजेक्शन का मतलब? क्या होता है बेटा? क्या समझते हैं आप प्रोजेक्शन से? प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। क्या होता है? परछाई। जैसे या बोल सकते हो फोटो खींचना। क्या? तू खींच मेरी फोटो चिपका दे। क्या बोला? तू खींच मेरी फोटो चिपका दे। हम 3D में हैं, हमारी फोटो किस पे आएगी? 2D में आएगी। ध्यान समझना, प्रोजेक्शन मतलब क्या है? परछाई। वैसे हमारे मॉलिक्यूल का भी क्या है? फोटो खिंचाने के अपने अलग अलग तरीके हैं। जैसे अपन भी देखो, ध्यान से सुनो, फोटो खिंचाने का अलग अलग तरीका कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे फोटो खिंचाना है तो मैं किस किस स्टाइल में फोटो खिंचा सकता हूं, या एक पर्सन किस किस स्टाइल में फोटो खिंचा सकता है। तो पहला तरीका ये है, ध्यान सुनना। अरे सुनो मेरी बात। पहला है फोटो खिंचाने का तरीका ये। अब तू फोटो क्यों खींच रहा है? इधर आ जा। हाँ हाँ। दूसरा दो तो पहले तो हाँ ठीक से, ठीक ना? हाँ। दूसरा, तीसरा, स्टाइल अपने अपने हो सकते हैं। कुछ लोग अगर घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, और उनसे कहा जाए फोटो खिंचाना है तो वो कैसे खिंचाते हैं? देखो। और उनसे कहा जाए मुस्कुराइए तो अपने अपने तरीके हैं। तो उसी तरह से हमारे मॉलिक्यूल भी है, अलग अलग तरीके से फोटो खिंचाता है। दिस इज कॉल्ड फ्रंट व्यू, दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। ये कौन सा व्यू आपके सामने? साइड व्यू। ये फोटो खिंचाएगा साइड व्यू में। और इसको, इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं घोड़ा देखा। सा माने हॉर्स माने घोड़ा देखा प्रोजेक्शन। वैसे नाम सॉहॉर्स ही है, अपन ने मजाक में क्या बोला है? घोड़ा देखा। अच्छा, घोड़ा देखा है तुम लोगों ने? एकदम इस लेवल पे होता है कि थोड़ा टिल्टेड होता है, सर थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो ये भी देखो घोड़े की तरह उठा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? टिकड़िक 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 टिकड़िक। समझ में आया? घोड़ा। मजाक कर रहे हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। तो अब देखो इस प्रोजेक्शन में क्या है? दिस इज द साइड व्यू प्रोजेक्शन, दिस इज द साइड व्यू प्रोजेक्शन। हमारे सामने एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इथेन। हम इथेन का सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं। हमें बहुत तरह के प्रोजेक्शंस पढ़ने आगे, जैसे सॉहॉर्स एंड न्यूमान हम आज पढ़ लेंगे। बेस्ट डेस आप पहले पढ़ चुके हो, वापस से रिवीजन करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन आएगा, पर्सपेक्टिव फार्मूला आएगा, हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो माना ये हमारे सामने इथेन का मॉलिक्यूल है, हमने इसको बोल दिया फ्रंट कार्बन और इसको क्या बोल दिया यहाँ पे? बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। जब हम सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसे टिल्टेड बनाते हैं। वो टिल्टेड ऐसे भी बन सकता है, वो टिल्टेड ऐसे भी बन सकता है, चाहे जैसे बनाओ। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आप इस तरह से भी बना सकते हो। हमने यहां पर इस तरीके से बनाया है।
उसके बाद क्या होता है, ध्यान समझना, जो फ्रंट कार्बन होता है वह लेवल से नीचे होता है, टिल्टेड डाउनवर्ड्स। इसे हमने क्या नाम दिया, दिस इज द फ्रंट कार्बन। और ये हमारे सामने हो जाएगा, दिस इज द बैक कार्बन। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। अब समझना ध्यान से, फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन। जहां फ्रंट कार्बन बोलते हैं वहां से हम देखते हैं, ये क्या है बेटा, मेरे नैना, नैन मतलब आंखें, ये मेरे नैना नेत्र हैं, आंखें हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं, तो ये फ्रंट हो गया और ये क्या हो गया बेटा हमारे सामने, बैक। ध्यान समझना, इस कंडीशन में अभी आपको दिख रहा है, इसके सामने हमने ये बनाया है, इसके सामने हमने ये बनाया है, इसके सामने हमने ये बनाया है। इस फॉर्म को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। आपने लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स का नाम सुना होगा। दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म, इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। ये साइड व्यू है, कौन सा व्यू बेटा, दिस इज कॉल्ड साइड व्यू। इधर देखो बेटा, ये ब्लैक जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कार्बन को, और व्हाइट हाइड्रोजन में। तो अगर हम दिखा रहे हैं तो ये दिख रहा है आपको, ये फ्रंट, ये बैक, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। क्या इस वाले ने इस वाले को पूरी तरह ढक लिया है, इन 3 हाइड्रोजन ने पूरे पीछे वाले 3 हाइड्रोजन पूरी तरह ढका है, ये ढका है। इधर से देखेंगे, अब साइड में ऐसे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझना, ये जो एंगल आपके सामने है, यह एंगल कितना होगा, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने आपके सामने ये बताओ, यहां का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3, बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हम इसको प्लेन पर बनाना चाहें तो ये 3 पॉइंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमने इस 3 पॉइंट को ऐसे बना दिया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये क्या हो गया, तीसरा पॉइंट। अरे बोलो ना। अब इन तीनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्राइंगल का। किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्राइंगल का। अब सुनो ध्यान से, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बीच में जो है वो क्या है बेटा, यहां पे कार्बन। अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को मिला दूं, इस कार्बन से हाइड्रोजन को मिला दूं, तो ये एंगल कितना है बता सकते हो क्या, ये एंगल है आपके सामने 120 डिग्री। कितने का एंगल बनेगा बेटा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो आपके सामने बन रहा ना, ये किसका फॉर्मेशन हो रहा था बेटा बताओ, ट्राइंगल। ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ट्राइंगल। तो इधर ये एंगल कितना है आपके सामने, तो ये कितना है आपके सामने, प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन में यह एंगल हम कितना लेकर चलेंगे, 120 डिग्री। कितना लेकर चलेंगे, 120। रियल में एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब इसको हम कॉपी पे बनाएंगे, प्लेन में बनाएंगे, बोर्ड पर बनाएंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा, 120। तो हमें हमेशा क्या मान के चलना है, 120 डिग्री मान के चलना है। क्या है, तो मेरी बात समझ में आ गई। चलो साहब, अब सुनो ध्यान से, हमने क्या किया, ये फ्रंट है, ये बैक है, फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा दो, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा दो, लाइक दिस। बहुत ध्यान देखना, ये फ्रंट है, ये बैक है, फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा दो, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा दो। हमने फ्रंट को कांस्टेंट किया और बैक को घुमा दिया कितने डिग्री पर बेटा, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे घुमाओगे तो ये वाला हाइड्रोजन क्या यहां पे आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन क्या यहां पर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन क्या यहां पर आ जाएगा। तो देखो बेटा, इन दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया, और इन दोनों के बीच में ये आ गया। अब आपके सामने नजर आ रहा है, इसके सामने यहां कुछ नहीं है, बोलो ना, इसके सामने यहां कुछ नहीं है, और इसके सामने यहां भी कुछ नहीं। समझ में? दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड। आपको कोई जरूरी नहीं कि इक्लिप्स ऐसा ही बनाओ, आप इक्लिप्स ऐसा भी बना सकते हैं। इधर देखिए बेटा, हमने आपके सामने ये बनाया और आपके सामने ये बनाया, ये है H, ये है H, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, ये भी H है और ये भी H है। दिस फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड एज इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म कैसे पहचानोगे,
ये कैसा वाई बना है, उल्टा वाई कि सीधा आई? और ये ठीक है, ये कौन सा वाई बना है? और ये, जब दोनों वाई उल्टा बने या दोनों वाई सीधा बने उसे कौन सा फॉर्म बोलेंगे? इक्लिप्स फॉर्म। लेकिन अगर एक वाई उल्टा बने और एक वाई सीधा बने उसे कौन सा बोलेंगे? स्टैगर। ये कैसा वाई बना है और ये कैसा बना है, इसे क्या बोलोगे? स्टैगर फॉर्म। क्या यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड जिसके अराउंड हम कंफर्मेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अराउंड हमने ये फ्री रोटेशन पढ़ा है, कंफर्मेशन पढ़ा है, क्या वो इस प्रोजेक्शन में दिखाई देता है? क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अरे गजब है, नो सर वाले, ये बॉन्ड तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? गजब चुन चुन कर आए हैं यहाँ पे। क्या ये बॉन्ड ब्लैक ब्लैक के बीच का बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? तो अपन यहां लिखेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड around which conformation is drawn is seen in this projection, is seen in this projection. Carbon carbon bond around which conformation is drawn is seen in this projection. हो गया? बहुत पीछे हो गई तुम्हारी बैच। डन बेटा? क्या हुआ? पहले दी पढ़ लो। अरे अंकित जी, हो गया? चलो अगला देखिए, ध्यान सुनना। अब है क्या, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो। पहले दिन आए थे सुधीर जी से, अब पहले दिन जब आप आए थे तो हर तरह की क्लास में कोई बच्चे लेवल पे यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ था। आज सब लोग एक बराबर आ चुके हो, खतरनाक हो चुके हो। क्या हो चुके हो? डेंजरस हो चुके हो। क्या हो चुके हो? कोई नया आदमी आ जाए और आपको पढ़ाने लग जाए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 5000 साल यहाँ, तो मैं किसी भी स्टाइल में पढ़ा सकता हूं, साइड व्यू में भी पढ़ा सकता हूं। और क्या हाल चाल है, पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, सुलटा दूंगा तेरे को। लेकिन जब नया आदमी आएगा, हिम्मत ही नहीं है, वो कहेगा प्यारे बच्चों आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, ठीक है? तो नया आदमी इस तरह से नहीं बैठेगा, एकदम ऐसे है, मतलब तुम्हारे सामने साइड व्यू में खड़ा होगा कि फ्रंट व्यू में खड़ा होगा? तो जब प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में खड़ा होता है तो आदमी नया होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अच्छा, नाम न्यूमैन ही है बेटा, नया आदमी तो मैंने बना दिया, नाम सौहार्सी है, घोड़ा देखा मैंने बना दिया, खाली समझाने के लिए, केवल समझाने के, ताकि तुम्हें याद, कल मैं पूछ लूं न्यूमैन तो तुम्हारे दिमाग में आएगा नया आदमी, फ्रंट व्यू। सौहॉर्स, एस से सौहॉर्स, एस से साइड व्यू, कैसे भी देख सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो अब क्या है, मॉलिक्यूल तू खींच मेरी फोटो चिपका दे। मॉलिक्यूल की फोटो खिंचाने के अपने अलग अलग तरीके हैं। ये था उसका कौन सा व्यू? साइड व्यू, सौहॉर्स का साइड व्यू। अब क्या आएगा? फ्रंट व्यू, सामने से। तो फिर से वही वाली बात, यही वही इथेन का मॉलिक्यूल है, हमने इसे बोल दिया दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस इज द बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। अब सुनो ध्यान से, और ये क्या है? मेरे नैना, आगे मत बोल देना सावन भादो, ठीक है? ध्यान सुना, ये है मेरे नैना। फ्रंट कार्बन को हम लोग दिखाते हैं डॉट से, फ्रंट कार्बन को हम लोग दिखाते हैं डॉट से,
एंड बैक कार्बन को हम लोग दिखाते हैं किससे प्यारे बच्चों? सर्कल से। फ्रंट को डॉट से और बैक को सर्कल से। फ्रंट कार्बन पर प्यारे बच्चों देखो, फ्रंट कार्बन पर कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? कितने? मेरे कान बहुत तेज हैं, बता दे रहे हैं। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, वो मैंने यहां पर 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे। ये देखो, ये फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन नजर आ गए। अब हम दिखाने जा रहे हैं बैक कार्बन को, बहुत ध्यान समझना। बैक कार्बन किससे रिप्रेजेंट किया हमने? सर्कल से। ये बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सर्कल से। और इस पर भी कितने नजर आ रहे हैं बेटा? 3 हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन हमने यहां दिखा दिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस फ्रंट को इस बैक पर रखेंगे। तो हमने यहां पर आपके सामने ये कौन सा कार्बन बना दिया बेटा, बताओ? ये बैक कार्बन बना दिया। और ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये बना दिया। क्या बैक पर भी मैंने हाइड्रोजन बनाए कि नहीं बनाए? बना दिए हैं, आपको दिख नहीं रहा है। बना दिए हैं, आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि फ्रंट हाइड्रोजन ने बैक हाइड्रोजन को पूरी तरह से क्या कर रखा है? ढक लिया है। पूरी तरह से क्या रखा है? ढक लिया है। इधर देखो, इस फ्रंट ने बैक वाले को क्या कर रखा है बेटा? ढक लिया है, बना रखा है, इसे मैंने बना रखा है। लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर बनाया है कि नहीं बनाया है? और अगर बनाया भी है तो कौन सा एटम इसके पीछे बना है? तो इसको बनाने का तरीका क्या है? बैक कार्बन पर फ्रंट कार्बन से छोटी लाइन पैरेलल खींच दीजिए, और हमने यहां पर ये बना दिया। क्या अब आपको दिखाई देने लग गया? ये भले मैंने बगल में बनाया, लेकिन ये बगल में नहीं है, ये जस्ट इसके पीछे है। क्या पूरी बात समझ में आई है? दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स फॉर्म। सामने वाले ने पीछे वाले को पूरी तरह से ढक लिया है। दिस इज कॉल्ड एज इक्लिप्स फॉर्म। क्या यही इक्लिप्स फॉर्म आपके सामने बना है कि नहीं बेटा? अरे बोलो। चलो साहब, इक्लिप्स फॉर्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह एंगल कितना है इसमें? बताओ रे बेटा, कितना है ये? 120। प्रोजेक्शन में एंगल कितना मान के चलेंगे? 120 डिग्री। कितना बेटा? 120 डिग्री। हमने क्या किया? इसको 60 डिग्री से घुमाया। फ्रंट को कांस्टेंट करो, ये मान लो ये फ्रंट है, ये क्या है? बैक है। फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमा लो, ये आपके लिए फ्रंट है, ये बैक है। फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमा लो, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लो। मैंने फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमा दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या ये इसके बीच में यहां आ जाएगा? क्या ये इसके बीच में यहां आ जाएगा? और क्या इसके बीच में ये यहां आ जाएगा? एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहलाएगा? स्टैगर्ड फॉर्म। क्या तक मेरी बात समझ में आ गया? अच्छा सुनो एक बात, कार्बन कार्बन बॉन्ड अराउंड विच कन्फर्मेशन इज ड्रॉन इज सीन इन दिस कन्फर्मेशन की नॉट सीन? इसके बीच में नहीं। ऐसा प्रोजेक्शन बताओ जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में हम कन्फर्मेशन ड्रॉन करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्या समझ लोगे कि नहीं? तो अपन ने लिखा कार्बन कार्बन बॉन्ड अराउंड विच conformation is drawn is not seen in this confirm। थैंक यू अंकित जी, क्लास को फिजिबल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मुस्कुरा के जाइए। थैंक यू। ठीक है, चलिए चलो ऑनलाइन बच्चों देख लो, आप लोगों के कारण कितनी मेहनत करनी पड़ती है मास्टर को। रैली में ऑफलाइन बच्चों से पूछो, 5th फ्लोर की क्लास हमने 4th फ्लोर पे शिफ्ट करी, फिर यहाँ दूसरे इश्यूज क्रिएट हो गए, फिर उसको भी रिजॉल्व करवाया। ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन जब तक पॉसिबल है तब तक ही मैं कर पाऊंगा बेटा। अगर एक्सेसिव होगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर हमसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? क्या यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
आगे बढ़ जाएं। हाँ साहब, चलो साहब आइए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब देना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब इस बात की चर्चा करेंगे, इनके बीच का एंगल कितना है बताओ? 0 डिग्री। और ये इस वाले के दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री से घुमाया है 60 डिग्री। अच्छा, ये एंगल दूसरी एंगल है, एक बात सुनना, कंफ्यूज मत होना, ये एंगल अलग चीज, ये एंगल अलग चीज, ये अलग बात, वो अलग बात। वो क्या है वो भी हम थोड़ी देर में आपसे चर्चा करेंगे। इसे बोलते हैं बॉन्ड एंगल, इसे बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल एंड डाइहेड्रल एंगल, अभी वो चर्चा का विषय बनेगा। चलिए साहब, तो ये हमने अभी आपका परिचय करवाया है किससे? प्रोजेक्शन, सॉहॉर्स से और न्यूमान से। बहुत काम में आएगा आगे, जब फिशर भी पढ़ा लेंगे, पर्सपेक्टिव भी पढ़ा लेंगे, तो ऑप्टिकल में हम एक खेल खेलेंगे क्लास में। खेल ये है कि चुटकियों में न्यूमान को सॉहॉर्स, सॉहॉर्स को बेस्डेस, बेस्डेस को फिशर, फिशर को सब में चेंज करना सिखाएंगे। तरीका है, बेहतरीन तरीका है, आपको अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, आपको सिखाएंगे हम। अगला, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या कन्फर्मेशंस। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और कन्फर्मेशंस, तो यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेन, जैसे स्टेरिक स्ट्रेन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसएस से। किससे? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एसएस, लिख दूं तो समझना स्टेरिक स्ट्रेन, टीएस लिख दिया तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन, या इसे बोल दिया वांडरवाल स्ट्रेन। वांडरवाल स्ट्रेन, वांडरवाल स्ट्रेन में वी कैपिटल, डी स्मॉल, डब्ल्यू कैपिटल, ठीक ना? दिस इज कॉल्ड वांडरवाल स्ट्रेन। अब क्या होता है? रिपल्सन बिटवीन एटम और ग्रुप, रिपल्सन बिटवीन एटम और ग्रुप। इधर देखो बेटा, एग्जांपल है आपके सामने, ये मान लो ये रेड रेड बॉल दिख रही है आपको, ध्यान सुना बेटा, इस रेड रेड बॉल के बीच में जो रिपल्सन है, जो टन टनाटन है, देखो तुम डांस बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टन टनाटन। तो आज के बाद रिपल्सन को हम लोग क्या बोलेंगे? टन टनाटन। तो जो इस रेड रेड बॉल के बीच में टन टनाटन है, रिपल्सन, इसी को क्या बोलते हैं? स्टेरिक स्ट्रेन। रिपल्सन बिटवीन एटम और ग्रुप। अच्छा सुनो, ये ग्रुप या एटम छोटा छोटा तो रिपल्सन छोटा छोटा, इफ ग्रुप बड़ा बड़ा रिपल्सन भी बड़ा बड़ा। क्या एसएज इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप और एटम है क्या? यस है। अच्छा सुनो, ये कौन सा ओरिएंटेशन है? इक्लिप्स। क्या है? इक्लिप्स। बहुत ध्यान समझना। अच्छा, अभी रेड रेड बॉल के बीच का डिस्टेंस मान लो x है, अब डिस्टेंस कितना हो गया? y। बताओ रिपल्सन ज्यादा कब होगा, x केस में कि y केस में? रिपल्सन ज्यादा कहां होगा? x, क्योंकि जब ये पास है कि दूर है, x वाला पास, y वाला दूर, तो जब ये पास है तो रिपल्सन ज्यादा, डिस्टेंस कम, रिपल्सन ज्यादा। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है कि नहीं बेटा? यानी एसएस प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ में आ गया? अब हम बात करने जा रहे हैं टीएस। समझना, ये शब्द मैं फ्रीक्वेंट यूज करने वाला हूं, इसके बाद फिर नहीं समझाऊंगा एसएस क्या और टीएस क्या है। टीएस की बात करें, दिस इज कॉल्ड टॉर्सियोनल स्ट्रेन। रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इधर देखो। अब की रेड रेड बॉल के बीच की रिपल्सन की बात नहीं कर रहा मैं, बॉन्ड बॉन्ड के बीच की बात कर रहा हूं। किसके बीच? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं नहीं मानूंगा। अरे नहीं आया, तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अब बताओ, क्या एटम हटा दिए, क्या बचिया? केवल बॉन्ड। क्या बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है? इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन, इसी को क्या बोलते हैं? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो साहब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है तो रिपल्सन कम, और ज्यादा है तो? इलेक्ट्रॉन का साइज कब से बड़ा छोटा होने लग गया? नहीं, सही मतलब क्या होता है? तुम साइंस बदल दोगे। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा है तो रिपल्सन कम, इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा है तो रिपल्सन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का साइज कब छोटा बड़ा होता है? तुम ई बाई एम रेशियो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और तुम ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत लोगों को बोल रहा हूं, आप टेंशन मत लो बेटा। इसीलिए देखो, टॉर्सियोनल स्ट्रेन से कौन सा फैक्टर गायब है? साइज वाला फैक्टर गायब है, साइज वाला फैक्टर
गायब है। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, लेकिन प्यारे बच्चों अभी बताओ, ये अगर डिस्टेंस अभी इस दोनों बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस x है और अब डिस्टेंस कितनी है, y है, तो क्या डिस्टेंस बढ़ने से रिपल्सन कम होगा कि नहीं होगा? यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या समझ में आया बेटा? लेकिन ध्यान समझना, ये जो कंडीशंस हैं इसे हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा बोलते हैं? और ये क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो। इसमें क्या होता है? ऑलमोस्ट जीरो। और इसमें क्या होगा? मैक्सिमम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो अब बताना ध्यान से, क्या टीएस और एसएस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद एक और आएगा बाद में जिसे बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? एंगल स्ट्रेन। स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी और एनर्जी, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रेन के टर्म में पूछ सकता हूं, स्टेबिलिटी के टर्म में पूछ सकता हूं, एनर्जी के टर्म में पूछ सकता हूं। मैंने आपके सामने ओरिएंटेशन बनाया है सॉहर्स एंड न्यूमान। मैं चाहता हूं, मैं पॉइंट आउट करूंगा, आपको स्ट्रेन का नाम बताना है। बता दोगे बेटा? चलो बताना। मैं जानना चाहता हूं ए और बी के बीच में स्ट्रेन का नाम क्या है? क्या नाम है? एस एस। अच्छा, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच क्या होगा बेटा? दिस इज कॉल्ड एज टीएस। डन हो गया? चलो यहां बताओ, ए और बी के बीच में दिस इज कॉल्ड, बताओ, ए और बी के बीच में पूरे बताओ, एस एस। लेकिन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इसे क्या बोलेंगे? दिस इज द टीएस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? तो इस तरह से अभी हमने आपको पहचान करवा दिया क्या 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 है एसएस और क्या है टीएस। बेटा अलीजा स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है वो यहां से समझ में आ जाएगा बेटा। एटम या ग्रुप के बीच के रिपल्सन को समझ में आ गया तो बताइए जल्दी से अलीजा, ठीक है ना? और बॉन्ड बॉन्ड के बीच के रिपल्सन क्या बोलेंगे बेटा? बताओ। टॉर्सनल स्ट्रेन। डन। चलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। डाउट करो। आउट। बहुत बढ़िया तुम क्वेश्चन पूछे हो। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी, बस वही तो है। अपन स्टेबिलिटी नाप लेंगे तो एनर्जी उसका उल्टा हो जाएगा। बता देंगे ना बेटा। अभी तुम्हारे जिम में हम 5,000 रुपया डाल दें और हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं तो तुम यहां नहीं मिलोगे, सिटी मॉल में घूम रहे होगे। तुम्हारी एनर्जी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, स्टेबिलिटी कम हो गई है। मेरे लिए गिफ्ट खरीदेंगे, हमें पता है तुम किसके लिए गिफ्ट खरीदोगे। इधर आ जाओ, गजब चुन चुन कर आए हैं, ठीक है ना? आओ साहब, यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलो अब आई ध्यान सुनना। शुभम बेटा इसको वापस से सुनना। अपन क्लास में वैसे लेट हो चुके हैं, कहां थे आप? इसमें क्या रिपीट करने वाली थी? कितने लोगों को समझ में आया? ऑफलाइन जवाब दें। सबको आ गया, गजब के इंसान हो शुभम। नाम बहुत सुंदर है लेकिन तुम्हारा। ठीक है बेटा, समझना बेटा ध्यान से इसको चीजें। लिख दो यस सर, लिख दो यस सर। हाँ, तो लिखिए डाईहेड्रल एंगल। मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जब एग्जांपल आएगा तो। डाईहेड्रल एंगल और टॉर्सियोनल एंगल और एंगल ऑफ टॉर्सन, एंगल ऑफ टॉर्सन और एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है ना? इसमें लिखिए पॉइंट, पॉइंट लिखिए। द एंगल बिटवीन टू प्लेन, द एंगल बिटवीन टू प्लेन। जब मैं इनकी मैसेज पढ़ रहा हूं, इन्होंने कहा सर एक बार और समझा दीजिए, तो मैंने समझा दिया। मैंने इनका मैसेज पढ़ा ऑनलाइन बच्चों का कि उन्होंने कहा एक बार समझा, तो मैंने समझा दिया। पर पढ़ता ही नहीं तो, क्रोम बुक ही नहीं लगता तो, यानी ऐसे इनके बहुत सारे डाउट ऐसे ही रह जाते होंगे। चलो वापस आ जाओ। द एंगल बिटवीन टू प्लेन और द एंगल बिटवीन टू नेबरिंग मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप,
द एंगल बिटवीन टू प्लेन और द एंगल बिटवीन टू नेबरिंग, पड़ोसी, नेबरिंग, हाँ वही वही, अच्छा अब समझ में आया, पड़ोसी समझ में आ गया। द एंगल बिटवीन गजब बच्चे हैं। एंगल बिटवीन टू नेबरिंग मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लिख लिया, चलो लिखो कोई बात नहीं, लिख लिया यहां तक, चलो। मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, टू नेबरिंग मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या है इसके बाद मुझे याद दिला देना, एक लाइन और लिखानी, क्या नाम है आपका? अमन, एकदम बता देना। तो डाइहेड्रल एंगल डीए, टॉर्सियोनल एंगल, या इसे बोल दिया एंगल ऑफ टॉर्सन, या बोल दिया एंगल ऑफ रोटेशन। ये सारे वर्ड कहां से उठाए गए हैं? एनसीईआरटी से। आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसको आप लोग देखना। तो आइए सबसे पहले हम आपके सामने वापस से यही दो फोटो बनाने जा रहा हूं, जो फोटो मैंने यहां पे बनाए हैं न्यूमान फॉर्म में। हम लोग ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे न्यूमान फॉर्म में। तो हमने आपके सामने बनाया, इधर देखो बेटा, ये आपके सामने जो मैं बना रहा हूं, ये कौन सा कार्बन बनाया? ये कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। ये आपके सामने मैंने बना दिया फ्रंट कार्बन। और अब बनाने जा रहा हूं, ये कौन सा कार्बन है? दिस इज द बैक कार्बन। कौन सा ओरिएंटेशन हो गया बेटा ये? दिस इज द इक्लिप्स्ड, दिस इज द इक्लिप्स्ड। दूसरा हमने बनाया आपके सामने स्टैगर्ड। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट कार्बन को, ये बैक कार्बन वाले को बना दिया। बहुत ध्यान समझना, ये कौन सा फॉर्म हो गया आपके सामने? स्टैगर्ड। बहुत ध्यान समझना बेटा, लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा तो उससे अपडेटेड नोट्स मिलेंगे आपको। मैं कह रहा हूं ये आपके सामने बना है। अब हमने नाम दे दिया, ये है x, ये है y, ये है x और ये है y। अब हम इसको लिखना सीखेंगे, कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान समझना। HX किससे जुड़ा है? फ्रंट कार्बन। ये कौन सा कार्बन? फ्रंट कार्बन। इसको मैंने किससे लिख दिया? C। फिर पीछे गया है वो, ये कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। ये बैक कार्बन। और वो किससे जुड़ा है? HY। दिस इज द HY। सिमिलरली यहां पे भी लिख रहा हूं HX, ये आपका फ्रंट कार्बन C। इस पर आधारित क्वेश्चन आया जेईई मेंस में, और मैं क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब लास्ट ईयर में देखेंगे अगर आप। ये आपके सामने दिस इज द बैक कार्बन, और ये आपके सामने क्या है? HY। ये रिप्रेजेंट करता है डाइहेड्रल एंगल को। आइए थोड़ा मैंने कलरफुल बनाया है, कलरफुल थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। इधर देखो, ये HX क्या है? HX। चलो इसका भी कलर बदल देता हूं समझाने के लिए, एकदम अच्छा फील आना चाहिए आपको। ये देखिए बेटा, रेड वाले को समझना आप HX, और येलो वाले को क्या समझना? HY। अब कैसे पढ़ेंगे? द एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये फ्रंट प्लेन है, ये बैक प्लेन है। ये फ्रंट प्लेन, ये बैक प्लेन। इन दो प्लेन के बीच का एंगल, अभी मेरे दो हाथों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब हम इसको कलर से पढ़ते हैं। दिस इज द रेड बॉल, दिस इज द येलो बॉल। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। पढ़ेंगे कैसे? सुनो, ये X है, ये Y है। H समझना दोनों हाइड्रोजन को। HX जुड़ा है किससे? फ्रंट कार्बन से। HX जुड़ा है फ्रंट कार्बन से। फ्रंट कार्बन जुड़ा है बैक कार्बन से। बैक कार्बन जुड़ा है HY से। HX फ्रंट कार्बन, ये दिखा दिया, लिख दिया बेटा, HXC। फिर बैक कार्बन दूसरा C, और उससे जुड़ा क्या है? HY। बताओ इसके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। मैं पूछूं HXC CHY प्लेन के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब सुनो, मैंने इसको 60 डिग्री से घुमा दिया।
अब ये प्लेन एच एक्स सी सी एच वाई, क्या ये प्लेन बना और ये प्लेन बना? अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं? कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू प्लेन, द एंगल बिटवीन टू प्लेन। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? तो अगर हम आपसे पूछें डाईहेड्रल एंगल, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ यहां का डाईहेड्रल एंगल डी ये कितना होगा? बताओ 0 डिग्री। यहां का डाईहेड्रल एंगल कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? यही है, ये इसके बीच में ये क्या दिखाया? दिस इज द डाईहेड्रल एंगल, कितना? 0 डिग्री। इसके बीच का एंगल कितना है? डाईहेड्रल एंगल इक्वल टू कितना है बेटा? बोलो 60 डिग्री। दिस इज कॉल्ड डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है तो कौन सा कंफर्मेशन बन रहा है? इक्लिप्स। और 60 डिग्री है तो अगर हम इसके बीच में तो बहुत सारे होंगे ना, हम पहले थोड़ा ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, तो सबका अपना अपना डाईहेड्रल एंगल होगा। बोलो। तो द कंफर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, ये दूसरा डिफिनेशन है कंफर्मेशन का, दूसरा डिफिनेशन है, एक रेफरेंस बुक से लिया गया है। द कंफर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में, स्पेशल मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम व्हेन ऑल डाईहेड्रल एंगल आर स्पेसिफाइड। डाईहेड्रल एंगल का मतलब द एंगल बिटवीन टू प्लेन। इधर देखो बेटा, ये डाईहेड्रल एंगल कुछ है, बोलो, ये कुछ और, 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 ये कुछ और। तो इधर सुनो सब लोग, बोर्ड पर देखो, क्या हमें धीरे धीरे डाईहेड्रल एंगल चेंज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तो डाईहेड्रल एंगल चेंज करने से क्या अलग अलग कंफर्मेशंस भी बनते जा रहे हैं क्या? क्या 3 डायमेंशन में इसका ओरिएंटेशन ही बदलता जा रहा है क्या? तो द कंफर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ इट्स एटम व्हेन ऑल ऑफ इट्स डाईहेड्रल एंगल आर स्पेसिफाइड। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अरे कह दो ना। कह दिया, थैंक यू, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, कहते बहुत अच्छे से। आगे बढ़ जाए? नहीं, मैं मुझे ध्यान है बेटा, आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मन छोटा है। इधर देखिए, क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? अभी जब बेटा मैं दिलकाश, जब मैं ब्यूटेन का बताऊंगा तो तुमको प्रोपेन का अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ, कंफर्मेशन किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो। शुभम बेटा, सब बढ़िया? कहां से हो शुभम? चलिए आगे बढ़िए। अब सुनो, अरे रुक जाओ, अरे लिखने तुम टिपते रहोगे 7 जन्म तक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टेकन फ्रॉम NCERT क्लास 11, चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। ऐसा ये क्वेश्चन आपका आ सकता है AR में, या ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज। वो पूछे ना पूछे, मैं तो पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा, मैं पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा, क्यों नहीं? हमने पढ़ाया है तो हम पूछेंगे। आगे बढ़े? नो सर, आगे मत बढ़िए सर, बैठ जाइए अपनी जगह पे। चलिए साहब इधर आइए। अच्छा, ये क्या लिखा है उसको बाद में टीप लेना, पहले मेरी बात समझो। मैं अगर आपसे बोलूं तो आपने थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, नहीं है तो फिर सुन लेना, बाद में आ जाएगी। हम आपको यहाँ केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ हम आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको बस थोड़ा सा एक चीजें बताने जा रहे हैं कैसे बीएमओ और एबीएमओ बनता है। आपने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का नाम सुन रखा होगा, सुना ध्यान से? तो आपने जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग पढ़ी होगी, ध्यान सुनना, बताओ इस ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बीएमओ का फॉर्मेशन कि एबीएमओ का? बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग आपका डिस्ट्रक्टिव, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एबीएमओ का। किसका हो जाएगा? एबीएमओ का। ठीक है ना? आपने वहां नोडल प्लेन पढ़ा होगा, कहां नोडल प्लेन है 0 है, कहां नोडल प्लेन आपका 1 है, कहां जीरेड है, कहां अनजीरेड है, इन सब की चर्चा होगी, आपने कर रखी होगी। थोड़ा मास्टर ऐसे शब्द भर बोल रहा है, यानी हाँ मास्टर भी पढ़ा लिखा है। हम इन सब की चर्चा आपसे करने नहीं जा रहे हैं। ये सब तब मैं पढ़ाता था जब मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता था। यस, मैं फिजिकल भी पढ़ाता था, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता था, ऑर्गेनिक भी पढ़ाता था, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता था। ठीक है ना? नहीं, बस यही, जब बनारस में 6 साल था तो मैंने वहां पूरी केमिस्ट्री कोचिंग में, और जो, और वो भी स्टार्टिंग किस सब्जेक्ट से की थी पता आपको? फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री और इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़ाता था, इंडिविजुअल खोल रखा था वहां, फिजिक्स पढ़ाता था। ठीक है? अब उस समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है? जब हम आएंगे तो फिर कहानी बदलेगी। आ जाओ। नहीं मतलब वो उसका भी एक अंदाज आएगा, एक नया अंदाज आएगा, ऐसे नहीं आएंगे। अच्छा सुनो मेरी बात, तो अब हम यहां करने जा रहे हैं, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आगे बढ़ रहा हूं, मैं सीधे बता रहा हूं उसकी ओवरलैपिंग से। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी प्लस अपने क्या पढ़ा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, there is a formation of, this is a formation of BMO, and this is called as internuclear axis. This is called as internuclear axis, and there is a formation of sigma BMO. किसका फॉर्मेशन हो गया? सिग्मा BMO। अच्छा, कितने लोगों ने अपनी लाइफ में रोटी बनाई है? अरे वाह, ये लड़कों ने भी रोटी बनाई है क्या? चलो ठीक है, मैं रोटी की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है? हाँ, तो पूरे तो वर्ल्ड का नक्शा बनाया होगा तुमने कभी। तो रोटी बनाना दो, मैं क्लास 5th से रोटी बना रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। हाँ यस, कैलकुलेशन सुन, हाँ 5th से कुछ कंडीशन थी ऐसी। तो सुनो ध्यान से, आटा गूंथ लिया, गूंथ लिया सर घर, और आपने बना के रोटी बनाई। अब जब आप उसको चौकी बेलन पे बेलने जा रहे हैं, तो जो बेलन है वो सिलेंड्रिकल इन नेचर होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल इन नेचर, लाइक दिस। ये कैसा है? सिलेंड्रिकल नेचर, सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिमेट्रिकल, सिलेंड्रिकल। जब उसको रोटी के ऊपर बनाने के लिए आप रखते हो, ध्यान सुनना, जब उसको बेलते हो, जब आपने स्टार्टिंग करी थी, बेलन का जो हिस्सा आपको ऊपर दिखाई दिया था, क्या थोड़ी देर के बाद उस हिस्से को आप पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओ। आप इसमें नहीं पहचान, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया तो मैंने खुद घुमा दिया, मुझे नहीं पता वो कहां गया, बिकॉज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे बोलो ना, हम इसको कर रहे हैं नहीं साहब, अब हम पहचान ही नहीं सकते, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके लेवल में बात करें, लेकिन वैसे बोलेंगे क्या है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारा जो सिग्मा बीएमओ है, सिग्मा बॉन्ड की बात करी जा रही है, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकली एंड सिमेट्रिकल। कैसा होता है? सिलेंड्रिकली एंड सिमेट्रिकल। इधर पकड़ो, इधर पकड़ो, रोटी बेलो, समझो ध्यान से। तो आप नहीं बता पाओगे थोड़ी देर के बाद कौन सा हिस्सा यहां था, कौन सा हिस्सा थोड़ी देर के बाद घूम के कौन सा पहुंचा है। यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, परसेंटेज ओवरलैप एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन परसेंटेज ओवरलैप एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? ऐसी केस में हम बोल सकते हैं, यानी हम यहां बोल सकते हैं नो चेंज इन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंटेज ओवरलैपिंग। ध्यान समझना, हम इसको ऐसे क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, यानी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बना रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो, जब तक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना हो, परसेंटेज ओवरलैप चेंज ना हो, तब तक बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? रोटेशन। लेकिन पाई बॉन्ड अगर बनता है, क्या
और फिर आप घुमाने की कोशिश करते हो, तो क्या वो ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगी? परसेंटेज ओवरलैप ब्रेक हो जाएगा, वो अलग चीज, उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या बोलते हैं? ड्यू टू दिस, इसमें क्या पाया जाता है? फ्री रोटेशन। अब एनसीईआरटी की लाइन सुनो। एल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन of the sigma molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis of CC bond, which not disturb due to rotation about its axis. This permits free rotation about CC single bond. इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ओवरलैप में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, एक जैसा सिमेट्रिकल बना रहेगा। और स्पेसिफाइड करने के लिए मैंने आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेके आया हूं। इधर देखो, ये आपके सामने इथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना है? sp3 ओवरलैपिंग कार्बन से, और ये जो बना है वो sp3 1s ओवरलैपिंग से, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, केवल हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहां पर देखो, क्या यहां पर सिग्मा बॉन्ड कैसा है बेटा, बताओ? सिग्मा बॉन्ड आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। जब आप इसको घुमाते हैं तो क्या है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल sp3 orbitals. So rotation about the bond can occur without changing the amount of orbital overlap. कल क्वेश्चन पूछा जाए, वैसा ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसा क्यों है? क्यों आखिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन है? तो क्या बोलोगे? बिकॉज सिग्मा बॉन्ड आर सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल एंड नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंटेज ओवरलैपिंग। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? एकदम बेसिक्स। चलो, क्या एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग ही कंफर्मेशन की स्टार्टिंग ही उसने इस लाइन से करी है, जिसको मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब इससे क्या होगा, इधर देखो, इसके बीच में परसेंटेज ओवरलैप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे क्या है, पहले बना था जितना परसेंटेज ओवरलैप था, बाद में भी उतना ही है। बोलो, तो क्या इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फिक्स होगा कि नहीं फिक्स होगा? और फिक्स होगा तो चाहे कितना भी घुमा लो, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउडिंग परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ओवरलैप में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज आने वाला, तो जो लेंथ पहले थी वही लेंथ अभी भी बनी रहेगी। यानी बॉन्ड लेंथ क्या है इसका? कांस्टेंट। कितना भी घुमा लो, कितना भी घुमा लो प्यारे बच्चों, क्या इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है? कल पूछा जाए व्हाई बॉन्ड लेंथ इज सेम, क्यों बॉन्ड लेंथ कंफर्मेशन के दौरान चेंज नहीं होता? उसका रीजन समझ में आ गया कि नहीं बेटा? बोलो। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या होता है? एक ही एटम पर दो बॉन्ड के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। मेरी बात समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि ग्रीन और येलो के बीच का एंगल x डिग्री है, अब कितना है? अब कितना है? अब कितना है? ये कभी चेंज होने वाला? तो इन ऑल कंफर्मेशन बॉन्ड एंगल रिमेन्स सेम, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, ओनली डाइहेड्रल एंगल चेंज। बिकॉज डाइहेड्रल एंगल किसके? दो प्लेन के बीच का है कि नहीं बेटा? अभी कितना एंगल है रेड और येलो के बीच का? और अब 180 डिग्री। कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। तो इन ऑल कंफर्मेशंस बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बट डाइहेड्रल एंगल। लिखो इस पॉइंट को, देखिए, इन ऑल कंफर्मेशंस bond angle and bond length remain same. In all conformations bond angle बेटा अभी दिलकश डाइहेड्रल एंगल को हम और भी एग्जांपल से बताएंगे तो तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बेटा, ठीक है? डन। चलिए, तो इन ऑल कंफर्मेशंस bond angle and bond length remain same but dihedral angle changes, दिलकश बेटा अभी करना, जब हम इथेन और ब्यूटेन बता देंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब अपने आप आ जाएगा बेटा, ठीक है?
बट डाइहेड्रल एंगल चेंजेस। यहां तो कोई डाउट? चलो साहब, अब आते हैं हम लोग, हेडिंग डालिए। ये आप लोग बना लेना बेटा, मतलब कम से कम ये लाइन तो लिख लेना, और मैं तो चाहता हूं कि अगर ये भी बना लोगे तो अच्छा लगे, मतलब ये तो ये लिख लेना पॉइंट, ये पॉइंट लिख लेना, वो तो बना हुआ है, बना दिया मैंने, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। कितना भी घुमा रहे हो, देखो परसेंटेज ओवरलैप में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बना लेना, मतलब बना लेना, अभी तुम्हें हम जाते समय पेज खोल के जाएंगे, लिख लेना, इधर आ जाओ। कंफर्मेशन ऑफ इथेन, कंफर्मेशन ऑफ इथेन, या लिखो कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। कंफर्मेशन ऑफ इथेन या लिख दिया, कंफर्मेशनल एनालिसिस। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। ये कंफर्मेशनल एनालिसिस क्या होती है? व्हाट इज कंफर्मेशनल एनालिसिस? तो कंफर्मेशनल एनालिसिस, पहले सुनो क्या शब्द है। जब हम किसी कंफर्मेशन की स्टडी करेंगे तो वो कितने प्रकार के कंफर्मेशन शो कर रहा है, एंड उन कंफर्मेशन का एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी की एनालिसिस क्या है, कंफर्मेशन साथ साथ में उसकी एनर्जी या स्टेबिलिटी को भी हमें पढ़ना क्या कहलाता है? कंफर्मेशनल एनालिसिस। क्या कहलाता है? कंफर्मेशनल एनालिसिस। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, वैसे हम इस पे बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, एसएस जान चुके हो, टीएस जान चुके हो, बोलो ना। इस पे आधारित हम कुछ आपसे पूछने जा रहे हैं, आपको उसका जवाब देना है। पहले बच्चों ध्यान समझना, ये हमारे सामने इक्लिप्स फॉर्म है, ये हमने वापस से बनाया। इस कार्बन को क्या बोल दिया मैंने? फ्रंट। इसे क्या बोल दिया? बैक। फेसबुक मत समझ लेना। और ये क्या है? मेरे नैना। समझ में आया बेटा? बोलो। हम इधर से देख रहे हैं, हम इधर से देख रहे हैं हमारी, तो ये कहलाएगा दिस इज कॉल्ड फ्रंट और दिस इज कॉल्ड बैक। फ्रंट पर 3 हाइड्रोजन बना दिए, दिख रहे हैं, बैक पर भी 3 हाइड्रोजन बना रहे, दिख रहे हैं। मैंने आपको बनाकर पहले दिखाया कैसे बनाते हैं। ये इक्लिप्स फॉर्म है। क्या आप बता सकते हो कि इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को हम किस नाम से बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड टीएस, दिस इज कॉल्ड टीएस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एचएच के बीच के रिपल्सन की बात कर रहे हैं, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। एचएच के बीच के रिपल्सन की बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? एसएस। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें एसएस नहीं लगता, इसमें एसएस नहीं लगता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के रिपल्सन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते कंसीडर? तो मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात, क्या तो छोटा होता तो कभी रिपल्सन होगा ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा रिपल्सन? हम 10 एनोलिन पढ़ाएंगे आपको एरोमेटिक में, और 10 एनोलिन में हम आपको बताएंगे कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक होता, लेकिन हाइड्रोजन के रिपल्सन के कारण ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। तब तो हम आपसे बात करेंगे एचएच रिपल्सन की। सर कभी आप एचएच रिपल्सन की बात करते हो? कभी एचएच रिपल्सन की बात नहीं करते हो? तो इसके लिए जानना पड़ेगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में, और केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। जब 2 हाइड्रोजन के एटम पास आते हैं, इधर सुनो, ये बच्चा तेरा ध्यान किधर है? मास्टर इधर है, नहा धो के आया हूं, इधर देखो। गजब के इंसान है, क्या देख रहा था वहां नीचे? मोबाइल में क्या देख रहा था? सही से बताना, वापस मुझे देखो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटम आपने देखा जब पास आते हैं तो इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। लेकिन साथ साथ में इसका प्रोटॉन इसके प्रोटॉन को रिपल करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को भी रिपल करता है। यानी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों पिक्चर में होते हैं। लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस आता है जहां अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो जाता है। उस समय एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है,
NH2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने कुछ इस तरह से ग्राफ पढ़ा होगा, याद करो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा आपने? ठीक ना, ध्यान समझना। वो दूरी जहां पर अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन हो जाता है, दैट दूरी इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए उसकी वैल्यू होती है 74.1 पिकोमीटर। कितनी होती है? 74.1 पिकोमीटर। किसके लिए बेटा? हाँ, HH के लिए जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 74.1 पिकोमीटर। अगर यह दूरी 74.1 पिकोमीटर से कम हो जाती है तो उस समय रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाता है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और वो रिपल्सन ज्यादा फील होता है। तो जब HH के बीच की दूरी 74.1 पिकोमीटर से कम हो जाएगी तो क्या फील करेगा? रिपल्सन फील करेगा। लेकिन यहां वो रिपल्सन नहीं है। तो इस केस में हम किसकी बात करेंगे? केवल SS की, TS की, या केवल TS की? SS TS दोनों या केवल TS? NCERT ने बोला है, बताओ यहां TS मैक्सिमम है कि नहीं? अगर TS मैक्सिमम है, प्यारे बच्चों बताओ डायहेड्रल एंगल क्या है? यहां पे 0 डिग्री। यहां पर क्या है? TS क्या है? 0। क्या है? 0, ऑलमोस्ट 0। इस एंगल पर हम TS को 60 डिग्री पर TS को कंसीडर नहीं करते। तो इसमें तो ना तो SS ना ही TS है। डायहेड्रल एंगल बताओ। डायहेड्रल एंगल है 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, इथेन के मॉलिक्यूल को ध्यान में रखते हुए NCERT ने डायहेड्रल एंगल का एक नाम और क्या दे दिया? टॉर्सियोनल एंगल। उसने केवल इथेन के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया है और इथेन के मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है, केवल कौन सा है? टॉर्सियोनल स्ट्रेन। और उसी से बोल दिया उसने क्या है? टॉर्सियोनल एंगल, या एंगल ऑफ टॉर्सन, या एंगल ऑफ रोटेशन। समझ में आया बेटा? चलो साहब, अब ध्यान समझना। यानी हम इक्लिप्स फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन क्या होगा? मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। माना मैक्सिमम है, लेकिन कौन सा है? TS है। SS तो अपन लिखेंगे, लेकिन अपन समझ, यहां लिखेंगे मैक्सिमम स्ट्रेन। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेन है तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम स्ट्रेन, एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। स्ट्रेन मतलब स्टेबिलिटी का कम होना, मतलब एनर्जी का। तो क्या मैक्स, अरे गजब के इंसान हो आप लोग, थैंक यू सर। ये क्या लिखा? स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो आप सब चीज है बेटा, आपके ध्यान समझना। तो मैक्सिमम स्ट्रेन मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी मतलब दिस इज द मिनिमम स्टेबल, मिनिमम स्टेबिलिटी। यहां बताओ, यहां की बात करें तो क्या बोलोगे? दिस इज द मिनिमम स्ट्रेन। और मिनिमम स्ट्रेन हम तो ये लिख दे तो भी कोई दिक्कत की बात, कौन सा? नो स्ट्रेन। क्या लिख दिया हमने? नो स्ट्रेन। मिनिमम स्ट्रेन तो मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी बोले तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बताओ बेटा, यहां का डायहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री। यहां का डायहेड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। डायहेड्रल एंगल होता क्या है? द एंगल बिटवीन टू प्लेन। ये फ्रंट के और ये बैक के, इसमें ये फ्रंट के और ये बैक के बीच के एंगल को क्या बोल दिया हमने? डायहेड्रल एंगल। मैंने डायहेड्रल एंगल की दो डेफिनेशन लिखवाई है, द एंगल बिटवीन टू प्लेन और द एंगल बिटवीन टू नेबरिंग मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। सेकंड वाला सेकंड एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, सेकंड वाला सेकंड एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हम आपसे एक बात और करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जवाब तो दे दो यार। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? स्टैगर। सबसे कम? आपने इसको 60 डिग्री से घुमाया तो ये किसमें चला गया? स्टैगर में। इक्विलिब्रियम पर, ए प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम पर एक बात बताओ, अगर इक्लिप्स स्टैगर में चला गया तो फिर स्टैगर को वहीं पर रुक जाना चाहिए था। क्यों रे? क्योंकि वो तो कहां पे पहुंच चुका है?
मैक्सिमम स्टेबिलिटी में। तो वो फिर मिनिमम स्टेबिलिटी में क्यों वापस से आ रहा है, इक्लिप्स फॉर्म में क्यों वापस से आ रहा है? आप बोलते हो ना स्टैगर से इक्लिप्स, स्टैगर से इक्लिप्स जाता रहता है, तो उसके सुनना ध्यान से। सबसे पहले स्टैगर्ड इज मोस्ट स्टेबल। इक्विलिब्रियम पर देखा गया स्टैगर्ड लगभग कितना था बेटा, बोलो 99%। और इक्लिप्स लगभग कितना था बेटा बताओ, लगभग 1%। यानी हम ये बोल सकते हैं कि स्टैगर्ड जो है दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन है। कल मैं पूछूं मोस्ट प्रेफर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन, तो क्या नाम बोलोगे आप? स्टैगर्ड। जो सबसे कम स्टेबल होता है और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इन दोनों को बहुत ध्यान समझना। इक्लिप्स और स्टैगर्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम कंफर्मेशन। एक्सट्रीम कंफर्मेशन, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्मेशन। यानी कल मैं पूछूं एक्सट्रीम कंफर्मेशन ऑफ इथेन का नाम बताओ, क्या बोलोगे? इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, सबसे कम स्टेबल और सबसे ज्यादा स्टेबल, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम कंफर्मेशन। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए स्टैगर्ड से कहां जाना और फिर कहां आना, स्टैगर्ड टू स्टैगर्ड अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है ये कितना फास्ट इनका इंटर कन्वर्जन होता है? 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड। क्या बोला? 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड, इतना फास्ट इंटर कन्वर्जन होता है, 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड। और इसमें भी मैक्सिमम कौन किस फॉर्म में रहता है बताओ? स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, इतना फास्ट इसमें इंटर कन्वर्जन होता है। ये मैंने जो लिया है डेटा, कहां से लिया है? बुक से। बहुत ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल तो एनर्जी कम, इक्लिप्स इज लेस स्टेबल तो एनर्जी। ये स्टैगर्ड इक्लिप्स में तभी जाएगा जब ये एनर्जी डिफरेंस इसको प्रोवाइड की जाएगी। एनर्जी लूज करके इक्लिप्स में जाएगा कि एनर्जी गेन करके? एनर्जी गेन करके जाएगा, क्योंकि ये क्या है? लेस स्टेबल मतलब हाई एनर्जी। और इथेन के मॉलिक्यूल के लिए, फिर से बोलो किसके लिए? इथेन के मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू होती है 12.5 किलो जूल पर मोल। अगर स्टैगर्ड को 12.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपने दे दी, तो किसमें चला जाएगा? इक्लिप्स फॉर्म में। और हमने आपको बोला था ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल हो जाती है थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, जिससे ये थर्मल एंड काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेता है। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? बोलो। मैं आपको एक डेटा बताता हूं, पूछा नहीं जाएगा आपसे। इक्लिप्स कंडीशन में, इन इक्लिप्स कंडीशन में जो HH CH बॉन्ड का जो रिपल्सन होता है, जो रिपल्सन यानी इंट्रैक्शन होता है, वो होता है 1 किलो कैलोरी पर मोल। कितना होता है बेटा? 1 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें कितने HH इंट्रैक्शन है? 1 2 3 पेयर में। ये पहला HH इंट्रैक्शन, ये दूसरा HH इंट्रैक्शन, ये तीसरा HH इंट्रैक्शन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसमें 3, ध्यान सुनना बेटा, 3HH इंट्रैक्शन है कि नहीं? बताओ बेटा। तो 3HH इंट्रैक्शन है, तो क्या लिखोगे? 3 into 1 इजिकल टू 3 किलो कैलोरी पर मोल। और ये लाएगा लगभग वैल्यू कितनी? 12.5 किलो जूल पर मोल। क्या आपको समझ में आ रहा है? 12.5 किलो जूल पर मोल जो एनसीईआरटी ने वैल्यू लिखी है, वो समझ में आया कैसे आया? ये 1 किलो कैलोरी पर मोल, 1 किलो कैलोरी पर मोल, 1 किलो कैलोरी पर मोल, टोटल कितना हो गया? 3 किलो कैलोरी पर मोल। और कैलोरी को तुम जूल में बदल लोगे कि नहीं बदल लोगे? तो कितना आ गया? लगभग कितना आ गया बेटा? 12.5 किलो जूल पर मोल। अरे कह दीजिए कोई बेटा, बहुत डिटेल में, बहुत मतलब इजी में पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसको तो बड़ी आसानी से खत्म किया जा सकता है। इतनी दम कंफर्मेशन, एक लेक्चर में कंफर्मेशन खत्म होता है, फिर खत्म होता है, बड़ी फुर्सत में लिखा है उसने। चलो सब अब समझना ध्यान से बेटा। अब हमारे सामने
कुछ चीजें आ रही हैं, बताना ये हमारे सामने कौन सा है कंफर्मेशन? इक्लिप्स। सारे बच्चों बोर्ड पर ध्यान से देखो, ऑनलाइन बच्चों आप भी देखो। मैं इसको 360 डिग्री से रोटेट कर 360 तक रोटेट करूंगा, 360 डिग्री तक रोटेट करूंगा। हर 60 डिग्री पे आपको बताना है एंगल, और हर 60 डिग्री पे आपको यह बताना है कि कौन सा कंफर्मेशन बन रहा है। बताओ अभी कौन सा है एंगल? 0 डिग्री। अब फ्रंट को कांस्टेंट करो, बैक को घुमा लो, या बैक को कांस्टेंट करके फ्रंट को घुमा लो। मैंने फ्रंट को कांस्टेंट करके बैक को घुमाया। सारे बच्चे बताना, अभी ये फ्रंट को कांस्टेंट किया, बैक को घुमा रहा हूं, ये कौन सा है एंगल? 0 डिग्री। अब एंगल 60 डिग्री। अब एंगल 120 हो गया। अब 0 है, 60 हम घुमा रहे हैं, तुम फिर 0 पहुंचा दिए। 60 जोड़ के चलेंगे, फिर से माना जाएगा। चलो ये कितना हो गया? इक्लिप्स 0 डिग्री। कितना हो गया? 0 डिग्री। स्टैगर 60 डिग्री। इक्लिप्स 120 डिग्री। पक्का? स्टैगर 180 डिग्री। 60 जोड़ते जाओ। इक्लिप्स 240 डिग्री। स्टैगर 300 डिग्री। इक्लिप्स 360 डिग्री। समझ में आया बेटा? क्या हर 60 डिग्री पर इक्लिप्स स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? अरे बोल दो ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको यहां पर बनाने जा रहे हैं। ध्यान समझना, ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 नहीं होती, 0 नहीं होती, इसलिए हमने इसको 0 से स्टार्ट नहीं किया है। कुछ एक मिनिमम एनर्जी है। क्या बता सकते हो इसमें एक इक्लिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टैगर्ड? कौन सा इक्लिप्स, कौन सा स्टैगर्ड? ये किसको है? गजब कि तुम्हें इतना नहीं पता है, इक्लिप्स बोल देते हो। दिमाग नहीं लगाना है कि एनर्जी मिनिमम है इसकी, और एनर्जी मिनिमम है तो स्टैगर्ड। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुंह से कैसे निकल जाएगा? बुरा तो नहीं लगा? एक्टिंग कैसी लगी? गुड, ठीक है ना? सर एक्टिंग मतलब रियल एक्टिंग। बात समझा करो बेटा। वापस आओ। तो सुनो ध्यान से, ये आपका स्टैगर्ड से जाएगा। स्टैगर्ड इसको हम रिप्रेजेंट करें किससे? एस से। कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। ये है आपका स्टैगर्ड। और ये किसको है बेटा? इक्लिप्स। चुन चुन कर आए सब। मास्टर को नहीं देख रहे हो बेटा, बोर्ड किस तरह से लिख रहा है वो वही जानता है। सुबह 9 बजे से कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बोल रहा है मास्टर, 9 बजे से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, और एनर्जी वही बनाए हुआ हूं। ध्यान समझा? तो अब हमने स्टार्ट करते हैं। पूरा 360 आप लोग को चलना है मेरे साथ। आर यू तैयार फॉर दैट? चलो बताओ यहां क्या है? बाहर छोटा है इसका। बताओ बेटा क्या है? यहां से क्या है? इक्लिप्स 0 डिग्री। बोलो फिर 60 डिग्री, 120, 180, 240, 300, 360। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अब समझना ध्यान से, ये कौन सा फॉर्म हो गया? इक्लिप्स। ये 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 और ये इक्लिप्स। ध्यान समझना। आओ एंगल लिखो। एंगल कितना यहां पे? 0 डिग्री। यहां बताओ 60 डिग्री। यहां बताओ दिस इज द 120 डिग्री। अगला बताओ 180 डिग्री। अगला बताओ 240 डिग्री। अगला बताओ 300 डिग्री। अगला बताओ 360 डिग्री। यहां पर क्या था बेटा आपके सामने? दिस इज द इक्लिप्स। यहां स्टैगर्ड, यहां इक्लिप्स, यहां स्टैगर्ड, यहां पर इक्लिप्स, यहां पर, और यहां पर क्या है बेटा? इक्लिप्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अच्छा सुनो ध्यान से,
अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आपने बोल दिया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर, और सबसे कम इक्लिप्स। यहां कौन सा है, इक्लिप्स, और यहां क्या डायरेक्ट पहुंच गया कि धीरे 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 धीरे? बहुत ध्यान समझना, ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज द इक्लिप्स और दिस इज द, मैं इक्लिप्स से स्टैगर जा रहा हूं। देखना तुमको जब चेंज दिखाई दे तो मुझे बता देना। मैं घूमने जा रहा हूं बेटा, मैं नहीं घूमने, मैं इसको घुमाने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। चलो धीरे धीरे मैं इसको फ्रंट कांस्टेंट के बैक को घुमा रहा हूं, धीरे 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 दिख रहा है तुम्हें? इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज थीटा टेंड्स टू 0 और तुम्हारी आंखें उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हैं। लेकिन बहुत देर तक देखो, धीरे 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 धीरे, यानी इनफाइनाइट बार गए हम, 0 से 60 के बीच में इनफाइनाइट बार गए तो क्या बोलते, छोटे 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 इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बन रहे हैं। यानी प्यारे बच्चों यहां से और यहां तक आने के बीच में ये हर पॉइंट इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बनते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। अब अगर हम आपसे स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टैगर, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया स्टैगर। इसके बाद क्या होगा, स्क्रू नहीं बेटा, स्क्यू फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा बेटा, दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म। एनर्जी की बात करें तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, बताओ यहां क्या आएगा, इक्लिप्स सबसे ज्यादा एनर्जी, उसके बाद स्क्यू, और उसके बाद स्टैगर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, दिस इज द स्टैगर। अरे ऐसे याद कर लो, गजब के इंसान चुन चुन क्या है, एस फॉर स्टेबिलिटी, एस फॉर स्टैगर, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर इक्लिप्स। गजब है, तुम बस यही समझना, दिमाग मत लगाना, इसी चक्कर में रहना तुम, ठीक है ना बेटा? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो स्टैगर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज्यादा। यहां तक कोई डाउट कि अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मर। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चे, मन के सच्चे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर स्टैगर्ड को इतनी एनर्जी दे दी जाए, इक्लिप्स में पहुंच जाएगा। किसे पहुंच जाएगा, इक्लिप्स में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन एम्स में आ चुका है क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कभी भी आ सकता है। लेकिन ये वैल्यू किसके लिए है, इथेन के लिए है। अगर एल्केन बदलोगे तो इसकी वैल्यू भी बदल जाए, बिकॉज इथेन के लिए आपने वैल्यू कितनी ले ली बेटा, 1 किलो कैलोरी पर मोल, तो उसके हिसाब से वैल्यू आई। एल्केन बदलोगे, अगर यहां मिथाइल आ गया तो इंट्रेक्शन बदल जाएगा। अगर यहां H है और यहां मिथाइल है तो 1 की जगह वैल्यू हो जाती है 1.4। अगर यहां दोनों मिथाइल हो जाए तो वैल्यू हो जाती है 2.6 किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आया बेटा? लेकिन वो सारी वैल्यू आपको रटनी नहीं है, केवल इथेन अपने कोर्स में था अच्छे से एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई, क्योंकि ये वैल्यू उसने एनसीईआरटी ने दे रखी। क्या मेरी बात समझ आए? लेकिन नॉर्मली इन जनरल बोले तो 1 से 20 किलो जूल पर मोल होता है। कितना होता है, 1 से 20। एल्केन की बात करें 1 से 20 किलो जूल पर मोल। चलो एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैं इस इथेन के मॉलिक्यूल से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आपको एंगल ऑफ रोटेशन बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इन इथेन टू गेट मिनिमम स्टेबल टू मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा? अब जवाब देना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल 60 डिग्री, मैक्सिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल 60 डिग्री, फिर घूम गया। मिनिमम स्टेबल टू मिनिमम स्टेबल 120, बिकॉज 60 से घुमाओगे तो क्या हो गया, मैक्सिमम, और फिर 60 से घुमाए तो क्या हो गया, मिनिमम। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120, बिकॉज मैक्सिमम से तुमने 60 घुमाया तो मिनिमम, और फिर 60 घुमाया तो मैक्सिमम। समझ में आया कि नहीं? ये सारी पॉइंट्स लिखो, जल्दी लिखो। कहां हो गया बेटा, ये लिख, हाँ ये पॉइंट आपको लिखनी है यहां पे। अच्छा ये देखो, ये बनाना नहीं है आपको,
ये बनाना नहीं है, केवल मैं दिखाने के लिए लाया हूं, किताबी डायग्राम बना हुआ था। ये कौन सा है? इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स। क्या समझ में आया बेटा? और सुनो ध्यान से, ये कितना दे रखा है? 12.5 किलो जूल पर मोल। मेरा क्वेश्चन आपसे है, बताओ इक्लिप्स पूरे 360 डिग्री रोटेशन में किस किस एंगल पे बनता है? तो क्या बोलोगे? 0 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 240 डिग्री, फिर 360 डिग्री। स्टैगर्ड कहां कहां बनता है बता सकते हो क्या? 60 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 300 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? चलो अब यहां पर आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। यहां पे ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको लिखना है। लिखे बेटा इसमें, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस। अपना आधा घंटा नुकसान हुआ आज भाई, आधा घंटा मतलब बता रहा हूं, बहुत नुकसान हो गया। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बिटवीन eclipse and staggered form. There are infinite conformations between eclipse and staggered form known as skew form, known as skew form, known as skew form. Next point, the energy difference between two extreme conformations, the energy difference between two extreme conformations. एक्सट्रीम कन्फर्मेशन क्या होता है बेटा? ब्रैकेट में लिखो इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म। कल क्वेश्चन पूछ लिया, राइट द नेम ऑफ टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, तो क्या है? इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म। द एनर्जी डिफरेंस, क्या लिखा? डिफरेंस नहीं, सॉरी, हाँ सही तो लिखा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम कन्फर्मेशन, ब्रैकेट में लिखिए इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज, is of the order of 12.5 kilojoule per mole, is of the order of 12.5 kilojoule per mole for ethane, ब्रैकेट में लिखना for alkane 1 to 20 किलोजूल पर मोल, 1 से 20, फॉर एल्केन 1 to 20 किलोजूल, 1 से 20 किलोजूल पर मोल। एल्केन के लिए कितना है ये? 1 से 20 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इन इथेन, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन इन इथेन, find angle of rotation in ethane to get number 1 minimum to maximum stable conformation, number 1 minimum to maximum stable conformation or maximum to minimum stable conformation, minimum to maximum stable conformation or मैक्सिमम टू मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन। आंसर क्या जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री। नेक्स्ट, मिनिमम टू मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन और मिनिमम टू मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन, मिनिमम टू मिनिमम स्टेबल कंफर्मेशन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टेबल कंफर्मेशन। आंसर क्या जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको कुछ, वैसे एनसीईआरटी में आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा, मैं आपको कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं, कृपया गौर फरमाइएगा, प्लीज लिसन केयरफुल्ली, सुना ध्यान से। द एनर्जी डिफरेंस, एनसीईआरटी आपके सामने है, ये एनसीईआरटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना बेटा? एनसीईआरटी आपके सामने है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म, कौन से रे? इक्लिप्स एंड, तुरंत जवाब आना चाहिए, तुरंत जवाब आना चाहिए। टू एक्सट्रीम फॉर्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5 किलोजूल पर मोल, व्हिच इज वेरी स्मॉल,
which is very small. Even at ordinary temperature, that is room temperature बोल सकते हो, the ethane molecules gains thermal or kinetic energy sufficient enough to overcome this energy barrier of 12.5 kilojoule per mole through intermolecular collision. क्या हम आपको पहले बता चुके हैं? चलो, thus it can be said that rotation about carbon carbon single bond in ethane is almost free for all practical purpose. प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? रोटेशन कैसा है? फ्री. लेकिन क्या वाकई में रोटेशन फ्री है? नहीं, बिकॉज स्टैगर्ड में 99% वो रहना चाहता है इक्विलिब्रियम पर, लेकिन चूंकि वो एनर्जी उसको मिल जाती है इसलिए किसमें चला जाता है? इक्लिप्स फॉर्म. प्रैक्टिकल पर्पज में हम बोल सकते हैं कि फ्री है. बोलो ना, इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू सेपरेट एंड आइसोलेट डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन. क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो रही है? हम इनको क्या है, आइसोलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता रहता है. यहां तो कोई डाउट की? बोलो रे. एंड एक चीज और लिखा है, दैट इज द रोटेशन रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस व्हिच कैन चेंज इनटू अनदर. Such special arrangement of atom which can be converted into one another by rotation around CC single bond are called conformations, conformer or rotamer. Alkanes can thus have infinite number of conformations by rotation around CC single bond. However, it may be remembered that rotation around CC single bond is not completely free. It is hindered by a small energy barrier of 1 to 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interaction between the adjacent bond. Such a type of repulsion interaction is called torsional strain. बहुत ध्यान समझना, 1 से 20 पहले उसने नॉर्मल बोल दिया एल्केन के लिए, उसके बाद फिर हेडिंग डाला उसने क्या? कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, जहां वैल्यू उसने बताई 12.5 किलोजूल पर मोल. क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? है ना? चलिए साहब, अब आपके सामने एनसीईआरटी का वो पॉइंट हो गया कंप्लीट जिसमें उसने लिखा है. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है. हेडिंग डालिए, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. नाउ हम बात करने जा रहे हैं अब नॉर्मल ब्यूटेन की. ये है हमारे सामने नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक ना? सबकी हिम्मत दिख रही है. अब आ जाओ, ये है नॉर्मल. नाम थोड़ी रखने, विशाल नाम है तो विशाल हो गए. इधर आ जाओ. कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन. अब सुनो ध्यान से, इसको हमने नंबरिंग ऐसे करी. अच्छा, किसी मॉलिक्यूल में, मैं ज्यादा देर तक क्लास नहीं लूंगा लेकिन वो पोर्शन अभी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं जो इथेन से रिलेटेड है. जो इथेन से रिलेटेड नहीं है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. आज हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास बुलाने वाले थे, कैंसिल. कैंसिल बिकॉज अभी आप जाके 3:30 बजे आपस नहीं आ सकते. और चुप रहो, हमें पता है बेटा, हमें पता है. और 3:30 बजे के बाद बुलाकर हम आपकी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहते, बिकॉज मेरी क्लास होगी. मैं कम से कम 2.5 घंटे क्लास लूंगा एक्स्ट्रा, कम से कम. चला जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. गलती तुम्हारी. और हम इस एक्स्ट्रा क्लास में हम नहीं ध्यान दे पाएंगे कि ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिकॉज आप एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं, एक्स्ट्रा आपने मेहनत करी है. तो सॉरी बच्चे, ऑनलाइन बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन फिर भी अपने लिमिट तक, अपने लिमिट तक. आज ओटीपी नहीं आया, आज क्लास कैंसिल कर दी. कल बुलाए, कल भी नहीं आया, फिर कैसे कैंसिल करेंगे? समझ? अब सुनो ध्यान से, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने तरह के सीसी बॉन्ड होंगे, मैं एल्केन की बात कर रहा हूं, जितने तरह के सीसी बॉन्ड होंगे उतने तरह से कंफर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उतने तरह से कंफर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं. सुनो ध्यान से, अभी बोल दिया जाए ना कि आपको 2 घंटे पढ़ने के बाद या 4 घंटे पढ़ने के बाद अभी से नॉन स्टॉप 10 क्वेश्चन नीट 2026 के गिफ्ट में मिलेंगे. अभी देखो सब खतरनाक है, और जो सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड होगा क्लास में उसी को मिलेंगे पूरी क्लास. तो बेटा जो आज तुम मेहनत कर रहे हो ना 26 के लिए कर रहे हो, आ जाओ, वापस आ जाओ. और हम भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं. हमको इसके पैसे अनअकैडमी नहीं दे रहा है. वो तो कह रहा भाई 1:30 बजे निकल लो यहाँ से. हाँ वो ठीक है, थैंक यू.
नहीं उतने में हो जाएगा, वापस आओ। अब तुम बातें कर लो हमसे खूब सारी, हम गानियां सुना दे, लोरिया सुना दे अभी तुम्हें। यहां पर देखोगे तो C1 C2 और C3 C4 आइडेंटिकल टाइप के बॉन्ड है। कैसे देखो, मैंने कहा C1 C2 के अराउंड आपको कंफर्मेशन ड्रॉ करना है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? सारे बच्चे जवाब दो, जितना जल्दी जवाब दो उतनी जल्दी क्लास छूटेगी। और इसमें कितने हाइड्रोजन है? और ये ग्रुप है जिसे बोलेंगे इथाइल। इससे 3 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल। अब इससे देखो, इससे कितने हाइड्रोजन? इससे, और ये क्या हो जाएगा? इथाइल। तो क्या ये वाला नेचर और ये वाला नेचर सेम है क्या? तो C1 C2 C3 C4 सेम नेचर के कंफर्मेशन बनाएंगे। अब चाहे इधर से 1 2 3 4 बोल लो, चाहे इधर से 1 2 3 4 बोल लो, लेकिन C2 C3 अलग है, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल, और इस वाले से 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। क्या मेरी बात समझ में आया? 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। तो यहां 2 तरह के कंफर्मेशन होंगे, एक होगा C1 C2 या C3 C4 जो आइडेंटिकल होंगे, और एक होगा C2 C3। आज जो हम डिस्कस करेंगे केवल कौन सा? C1 C2। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कौन सा? C2 C3। C1 C2, आई साहब हमने C1 C2 बनाया, इधर देखो बेटा, ये कार्बन बनाया, ये कार्बन बनाया, माना ये C1 है, बताओ कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 1 2 और 3। यहां कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और क्या है बेटा? क्या CH2 CH3 को C2H5 लिख दे? और क्या C2H5 को ET लिख सकते हो? हमने इसको बना दिया दिस इज द ET। और ये क्या है? मेरे नैना, ध्यान सुनो, दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस इज द बैक कार्बन, ध्यान से देखना। एंड हमने इसको बोल दिया ये हमारा हो गया C1 और ये हो गया C2। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से ET को हटा दूं और इसकी जगह हाइड्रोजन लगा दूं, ये क्या मॉलिक्यूल बन गया? क्या बन गया? यहां से ET हटाकर H, यहां से ET हटाकर H लगा दिया, बताओ ये क्या बन चुका है? तो पढ़ तो चुके हैं, पढ़ तो चुके हैं, इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत थी? ये कौन सा फॉर्म? ये कौन सा फॉर्म? तो बस इसके अलावा कुछ और बनने वाला ही, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड ही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमने वो आपके सामने बना दिया, दैट इज, बताओ क्या बोलोगे इसमें? क्या आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन नजर आ रहा है? क्या मैक्सिमम एनर्जी होगी? क्या मिनिमम स्टेबिलिटी होगी? यहां क्या होगा? मिनिमम स्ट्रेन, टीएस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। क्या है? मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, खत्म। अब सुनो रे, रुक जाओ रे, रुक जाओ, गजब के इंसान हो। अगर उसने कह दिया C1 C2 के अराउंड कंफर्मेशन ड्रॉ करो, तो आपने ये ड्रॉ कर दिया। अगर वो कहेगा C2 C3 के अराउंड कंफर्मेशन ड्रॉ करो, तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम सिखाएंगे अगली क्लास में। अगर उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा नॉर्मल ब्यूटेन का कंफर्मेशन ड्रॉ करो, तो प्यारे बच्चों यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल क्या किया है? बाय डिफॉल्ट। C1 C2 कहे तो C1 C2 पे जवाब देना है, C2 C3 बोले तो C2 C3 पर जवाब देना है। अगर कुछ ना कहे तो भी हमें क्या मान के चलना है? बाय डिफॉल्ट हमें C2 C3 मानना है। अगली क्लास में ये तो है ही है, इधर देखो बेटा, इधर कोई पेज ऐड नहीं है, मैं यहां पर भी इसको आगे बनवाऊंगा। ये आपको यहां पे एनर्जी डायग्राम बनेगी, इसके बाद यहां नोट्स लिखेंगे कुछ, फिर स्पेशल केस आएगा, स्पेशल केस आएगा। आज अभी जो मैं क्लास लेके आ रहा हूं उसमें मैंने यहां तक पढ़ा दिया है, और इसके बाद मतलब कल की क्लास में हम ये चैप्टर क्या करेंगे? कंप्लीट, और मतलब ये कंफर्मेशन, और यहां पे आपका कंफर्मेशन क्या हो जाएगा? खत्म। ये आपका होमवर्क, मतलब कल कंफर्मेशन जब आप कर लोगे, इसमें स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चरल वाले कर लेना, कंफर्मेशन वाले कल कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा कंफर्मेशन भी हो जाएगा। समझ में आया? पूरा ELP सारा कुछ आपको होमवर्क दे दिया है। एंड सुनिए, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और सुनिए अभी से दिमाग में प्रिपेयर्ड हो जाइए, कल 3:30 बजे
बुलाना ही पड़ेगा इसी रूम में। किसमें? 406 में। बोलो। नहीं बेटा, अगर यहां पर इथेन होता तो हम यहां पर सेम का मतलब बोल रहे हैं कंफर्मेशन का नाम। यहां इक्लिप्स, फिर स्टैगर, फिर यहां के इक्लिप्स, फिर स्टैगर। हाँ एकदम होगा, एकदम होगा। हेलो बेटा, ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी नहीं खाया, कोई दिक्कत बात नहीं। ऑल द बेस्ट। ये निशांत की आवाज आ रही है क्या? अभी बात करता हूं मैं तुमसे।